आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके पैनल पे एक पैनलिस्ट आई नहीं है जिनकी मैं इज्जत करता हूं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं और आपने नहीं पूछा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपसे भी है। 30 सेकंड दीजिएगा ओवर एंड अबव जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों एडवोकेट कर रही हैं, और आपको इनसे पूछना चाहिए था कि फेक केसेस लगाए जाए। जाना चाहिए कि आपने इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। ये कह रही हैं कि सवर्ण लोगों को फंसाया जाना चाहिए, और आप मुझसे आज पूछ रही हैं कि ये मिसयूज नहीं होगा। आप इनसे पूछेगा बाद में, लेकिन अब मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुझे एक तरह की एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस पैनल पे लोगों को ये पता नहीं है, जो ऑब्वियस चीज है, कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस देश में इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, कोई लॉ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बताना पड़ रहा है आज के जमाने में। देखिए, यूजीसी के इक्विटी नियम अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें बदलना जरूरी है। क्यों? नंबर 1, जाति भेदभाव रूबिका के पीड़ित की परिभाषा का सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया है। नंबर 2, इक्विटी समिति की रचना में सामान्य वर्ग का जिक्र ही नहीं है। और नंबर 3, झूठी शिकायतों को सजा देने का कोई नियम नहीं है। रूबिका, किसी भी कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी को न्याय दे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। एक अच्छा कानून दुरुपयोग किया जा सकता है और इसमें अच्छे कानून का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक बुरे कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। और यही ये कंचना जैसे लोग करना चाहते हैं। मैंने आपको सुनाया है, कह रहे फेक केसेस लगाए जाएं, और यही होगा। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, कहीं भी हो रहा अन्याय, हर जगह हो रहे न्याय के लिए खतरा है। अन्याय को मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था वो हम आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुधारना जरूरी है, लेकिन इसको दोबारा लागू करने नहीं सुधारा जा सकता अन्याय को। निरपराध लोगों को उन पापों की सजा देना जो उन्होंने खुद नहीं किए, कि ये अन्याय को सुधारना नहीं है रूबिका, बल्कि इसे जारी रखना है, उसके सबसे हिंसक और बदले की भावना वाले रूप में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूजीसी के इक्विटी लॉज कैंपस में हो रहा है एक अन्याय है, जो देश में हो रहे न्याय के लिए खतरा बनेगा। रूबिका, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षण को लक्षित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जोर से कह रखा है। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद आरक्षण के केवल 10 और 30 साल की सीमित अवधि के लिए चाहते थे। हमारे राजनेताओं में इतनी बात क्यों नहीं है? लेकिन ये बात आरक्षण की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कैसा इनजस्टिस कर रहे हैं कि लॉ को इनजस्ट बना रहे हैं। शर्मनाक बात है। मैं कोई वकील तो नहीं हूं और ना ही कोई मैं लीगल एक्सपर्ट हूं, लेकिन जिस तरीके से जो सब हो रहा है जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ऊपर यूजीसी में, खास तौर से यूजीसी का जो अभी 2026 में यूजीसी इक्विटी रूल्स 2026 निकला है, और जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है जनरल कैटेगरी का, जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है, जिस तरीके से जय भीम वाले और दूसरे बामसेफ वाले जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं हम जनरल कैटेगरी वालों का, कि धीरे धीरे करके वो हम लोगों को शिक्षा से, प्रशिक्षण से दूर कर देंगे और हमको उखाड़ ही देंगे भारत से, इसलिए यह वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। और एक और कारण ये था कि मैं पिछले कई महीनों से एक हैशटैग चला रहा हूं, एक जाति एक धर्म
हिंदू जाति हिंदू धर्म, जिसमें मैं सारे जातियों का, सवर्णों और असवर्णों का एकता का बात कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाति एकता सिर्फ सवर्णों के बलिदान से ही बनेगा, यानी सवर्णों का कुर्बानी देकर जातीय एकता लाना यह बेवकूफी है। जातीय एकता तभी होगा जब सारे वर्णों वर्गों को एक सा अधिकार मिले। तो इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है यूजीसी इक्विटी रूल्स 2026 के बारे में, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सवर्णों को कोई दिक्कत नहीं है कि जो दलित हैं उनके साथ शोषण को खत्म किया जा रहा हो। इसका कोई दिक्कत नहीं है जनरल कैटेगरी वालों को। जनरल कैटेगरी वालों को इस चीज का डर है कि इसका फायदा बामसेफ और भीम आर्मी के जो काडर है और दूसरे जो ब्राह्मण विरोधी जो लोग हैं वो लोग उसका फायदा उठाएंगे। जैसे ये राष्ट्रीय जनता दल की कंचन यादव कह रही है कि सवर्णों को इस कानून के तहत जेल में डालो, उनका पढ़ाई लिखाई शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लो, झूठे केसेस में भी फंसाओ। इसी चीज का डर है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर यूजीसी इक्विटी रूल्स 2026 में कोई पेनल्टी नहीं है झूठा केस करने का। यानी जैसे इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 211 है जो ये कहता है कि अगर किसी ने झूठा केस किया तो उसके ऊपर मानहानि और झूठा केस करने का भी इल्जाम लगेगा उसके ऊपर 211 के हिसाब से। अब जिन लोगों ने यूजीसी के चूतियों ने जिन लोगों ने ये रूल्स बनाया है उन लोग कह रहे हैं कि अगर हम झूठे केस पर सजा देने लगेंगे तो कोई शायद न आए डर के मारे। भाई जिसके साथ कोई अन्याय हुआ है, जातिवादी अन्याय, वो क्यों डरेगा? वो तो जाएगा ही कोर्ट, मतलब इस कमिटी के सामने। और जो जिसने कुछ सहा नहीं है जातिवादी अन्याय वही डरेगा। तो अब ये जो इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शन 211 है जो ये कहता है कि झूठा केस करोगे तो तुमको जेल होगा, ये एक सजा दिया मिलेगा, तो इसके हिसाब से हमको सेक्शन 211 हटा देना चाहिए। नहीं तो वो लॉजिक इधर भी होता है ना सेक्शन 211 में कि भाई लोग केस करने से डरेंगे इसलिए सेक्शन 211 हटा दो जो ये कहता है कि झूठा केस करने से तुमको सजा मिलेगा। तो ये चुतियापा एक है। दूसरा कि ये जो इक्विटी स्क्वाड या इक्विटी कमिटी होगा जो इन सारे केसेस का परीक्षण निरीक्षण करेगा, उनमें सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी सवर्ण और ईडब्ल्यूएस जो गरीब सवर्ण है उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो यही 2-3 चीज है और इसी के लिए सारे जो सवर्ण हैं डरे हुए हैं कि भाई इससे हमारा शोषण होगा, रिवर्स कास्टिज्म होगा, रिवर्स रेसिज्म होगा। तो मैं एक चीज सारे सवर्णों को कहना चाहूंगा कि भारत में कितने सारे झूठे रेप के केस बनते हैं। जो सच्चे रेप के केस हैं उनका तो न्याय होना चाहिए, मैं उनके साथ हूं जिनके साथ ये शोषण हुआ है। लेकिन कई लोग हैं जो झूठा रेप केस करते हैं। तो क्या इसकी वजह से हम जीना बंद कर दें? कई झूठे डाउरी केसेस भी होते हैं, तो क्या सवर्ण अब शादी करना बंद कर दें? डोमेस्टिक वायलेंस के भी कई झूठे केसेस बनते हैं, तो क्या सवर्ण विवाह ही ना करें? ऑफिस में, ट्रेन में, सड़क पर, कहीं पर भी सवर्ण के साथ झगड़ा, झूठा केस हो सकता है। तो क्या सवर्ण घर से निकलना, जिंदा रहना ही बंद कर दें? तो अगर मान लेते हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण भाजपा ने ये कानून लाने में वो विवश हुए या यूजीसी ने अपना खुद का हस्तमैथुन करते हुए उसने ये नया कानून लाया, जैसे वो इंदिरा जयसिंह जो
वकील है, वो उसने 2000 से वो कोशिश कर रही थी कि ये कानून आए। तो क्या हम ब्राह्मणों को डरना चाहिए, क्षत्रियों को डरना चाहिए? नहीं। अरे हम नहीं डरे बुद्ध से, हम नहीं डरे पाल साम्राज्य से, आम्बेडकर से, नवाब हिज एक्सीलेंसी नवाब आम्बेडकर से, तो हम इस कानून से क्यों डरे? तो बात ऐसा है कि कुछ एक चीजें हम कर सकते हैं, वो करेंगे तो हम इस कानून से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी जाति सूचक गाली गलौज नहीं करो। मुंह से जाति सूचक गाली गलौज या अपमानजनक शब्द बिल्कुल मत निकालो। तुमने अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोले, चमार बोला, भंगी बोला, तो क्या वो आदमी का वो मर जाएगा? वो आदमी नहीं, तुम उल्टा उसको मौका दे रहे हो तुम्हारा और पिछवाड़ा लाल करने के लिए। गाली देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए इस तरीके के गाली गलौज मत दो। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा। और दूसरा, मैं एक चीज मैंने देखा है, ये आज से 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था, तो मैं अपने जीवन का एक सच्चा एक इंसिडेंट बोलना चाहूंगा। हमारे कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रहा था, तब हमारे कैंपस में एक लड़का था जो शेड्यूल कास्ट था, जिसका सरनेम कांबळे था। सब लोगों ने एक चीज नोटिस किया था कि ये लड़का जो है, इसका बाप एक होटल का मालिक था, 5 स्टार होटल का मालिक था, और इसकी माँ क्लाउड किचन, उस जमाने में क्लाउड किचन नहीं था, लेकिन लोग फोन करते थे तो वो केटरिंग का काम करती थी घर से। उसका यानी उसका माँ का केटरिंग का कंपनी था और उसके बाप का 5 स्टार होटल था उसका। फिर भी ये लड़का अपना सब खर्चा दूसरे छात्रों के ऊपर से निकालता था। जैसे खाने पीने के टाइम पर हम लोग खा रहे, वो आ जाता था, वो 2 आलू के टुकड़े देके हमसे 4-5 चिकन लॉलीपॉप, 2-3 पीस चिकन 65, 3-4 चम्मच चिकन हक्का नूडल्स लेके वो खा के बैठता था। उसके पास खुद का गाड़ी था, हम लोग सब स्कूटर पे चलते थे। वो फिर भी वो हमसे लिफ्ट लेकर इधर उधर घूमता रहता था, वो उधार लेता था हम लोगों से। और फिर जब हम मांगते थे उससे पैसा, तो वो बोलता था मैं पुलिस में जाऊंगा, तुम मेरे से दादागिरी कर रहे हो, मैं वीसी के पास जाऊंगा, मैं डीन के पास जाऊंगा, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, वाइस प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, मैं एट्रोसिटी एक्ट लगा दूंगा। इस तरीके का धमकी देता था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसका टोटल नॉन कोऑपरेशन, टोटल सिविल डिसोबीडियंस कर दिया। हम लोग उससे बातचीत करना बंद कर दिए। पैसा देना, पैसा नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। गाड़ी में जाना, अरे नहीं रे गाड़ी खराब है, गाड़ी ठीक कराने जा रहा हूं। कहीं घूमने चले, नहीं, हम लोग कहीं नहीं घूमने जा रहे। हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। जैसे अगर क्लासरूम में एक लड़का है जो अच्छा नहीं है या जो हमेशा झगड़ता रहता है सबसे, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो गार्जियंस होते हैं क्या बोलते हैं कि भाई उस बच्चे से घोलो मिलो मत, वही करो। तो हमको अगर लगता है, डर लगता है कि ये बंदा दलित है और ये हमको झूठे केस में फंसा सकता है, इसका प्रवृत्ति नकारात्मक है, तो नकारात्मक व्यक्तियों से तो सब दूर रहते, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या दलित हो, तो उससे मिलो ही मत ना, उसके साथ दोस्ती ही मत करो, उठो बैठो मत, पैसे मत दो, कहीं आओ जाओ मत, कहीं लेकर आओ जाओ मत, उसको किसी तरीके की मदद मत करो, कोई एकेडमिक हेल्प मत करो। अगर ग्रुप में अगर बनते हो, किसी ग्रुप में अगर तुमको लगता है कि ये लड़का अपने ST/SC एक्ट का फायदा उठा के मेरा शोषण करेगा, उसके साथ वो प्रोजेक्ट में काम ही मत करो। तो इस तरीके से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने किया था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो RSS वालों का एक नारा है
कलयुग संघे शक्ति कलियुगे, यानी कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। तो जितने भी सवर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये लोग सब भूल जाएं कि मैं मद्रासी, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं राजपूत हूं, जाट हूं, मैं सिख हूं, मैं मणिपुर का हूं, कश्मीर का हूं, छत्तीसगढ़ का हूं, गुजरात का हूं, बंगाल का हूं, पंजाब का हूं। भूल जाओ, अभी तुम सिर्फ जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी ही हो। तुम लोगों को आपस में संगठित होना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में। और जो ये एट्रोसिटी एक्ट करने वाले होते हैं, ये लोग संगठन से डरते हैं, ये लोग कमजोर लोगों के पीछे पड़ते हैं। तो अगर तुम सब संगठित होगे तो तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो डरेंगे कि भाई इसके पीछे पूरा इसका 10-15 और स्टूडेंट्स हैं, तो वो नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, वो नहीं लगेंगे तुम्हारे साथ। तो इस सिलसिले में बजरंग दल में भी जाओ, भर्ती हो जाओ, एबीवीपी में जाओ, उसमें भर्ती हो जाओ। ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। तुम्हारे आसपास में जो वीएचपी है, बजरंग दल है, आरएसएस है, वहां जाके तुम शिरकत करो। तो ये जो एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करने वाले हैं, वो थोड़े से ठिठक के रहेंगे कि भाई इसका राजनीतिक पहुंच है। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके साथ भी रैगिंग होता है। मैंने देखा है कि जो कमजोर और डरपोक किस्म के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको दबंग किस्म के दलित स्टूडेंट भी पकड़ के मारते, पीटते, लूटते, रैगिंग करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा सारे जनरल कैटेगरी वालों से, दिमाग के साथ साथ, बुद्धि के चर्चा के साथ साथ थोड़ा शरीर चर्चा भी करो, थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स वगैरह कुछ सीखो। अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पर्सनालिटी अगर वैसा रहेगा, तुमको नौकरी में भी काम में आएगा। और अगर तुम्हारा वैसा अगर व्यक्तित्व होगा, तो तुम्हारे साथ लगने से पहले कोई भी, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट उसके जेब में लेके घूमता रहे, तुमसे लगने से पहले वो 100 बार सोचेगा। मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमान लड़के जो रहते हैं, वो लोग साला एक जन बॉडी बिल्डर है वो लोग, इसीलिए उनका जो व्यक्तित्व की वजह से लोग थोड़ा सा डरते हैं उनके साथ कोई नाजायज करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट के जरिए। ये एक पॉइंट है। और दूसरा मैं जो बोलूंगा, तीसरा जो चीज मैं बोलूंगा वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप है, जैसे तुम्हारे बच्चा स्कूल कॉलेज में घुसता है, भले ही वो किंडरगार्टन में हो, अपने आप को अपना एक वकील तय कर लो, अपने जात का एक अच्छा सा एडवोकेट जो तुम्हारी ऐसे जघन्य झूठे केसेस में मदद कर सके। और अपने बच्चों को बताओ कि तुम जहां पढ़ने जाते हो, तुम जहां हॉस्टल में रहते हो, वहां पास का कौन सा हमारे जात का एडवोकेट है, कौन सा एनजीओ है, कौन सा हमारा वहां पे कोई वहां का कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर या स्टेट पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, कलेक्टर, इन सब लोगों का डिटेल्स अपने बच्चों को दो। और जो बच्चे हैं वो लोग भी अपने मोबाइल पे नोट करके रखे, काम में आएगा ये चीज। और सबसे आखिर में ये कहूंगा कि इसका एक दुरुपयोग ये होगा कि लड़की, जनरल कैटेगरी की लड़कियों की इज्जत खतरे में हो सकता है। जैसे यूपी में एक केस हुआ था जहां पर एक दलित संप्रदाय के एक धनी दुकानदार ने अपने पड़ोस में रह रही एक लड़की का रेप करने का कोशिश कर रहा था। और वो लड़की के फैमिली में सिर्फ उसकी दादी थी। तो जब उसकी दादी घर में आती, देखती कि उसकी बेटी के पोती के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है, तो वो कुल्हाड़ी उठा के मारती है। वो आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। तो कोर्ट उस बूढ़ी दादी को जेल भेज देता है, उम्र कैद दे देता है। तो ऐसे सिचुएशंस जो हैं, और ST/SC अभी जैसा हम जानते हैं कि लड़की को प्रपोज करेंगे, लड़की मना करी, उसके ऊपर ST/SC एक्ट लगाएगा।
तो अगर किसी लड़की को जरा भी शंका होता है कि भाई ये लड़का जनरल कैटेगरी का नहीं है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये मुझे कुछ कर सकता है, मुझे किसी केस में, जैसे वो तुमको तुम्हारे साथ बात करे, उस मतलब प्रपोज करे या कुछ भी करे या कोई बहस करे, फौरन जाके पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ कि ये मेरी इज्जत पर हाथ डालने का मुझे धमकी दे रहा है। छठे छठम समाचरित, झूठा केस करने का अगर यूजीसी उनको मौका दे रहा है, भाई तुम भी अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठा केस करो और कोई चारा नहीं है। और फीमेल एनजीओज जो हैं उनको जाकर बोलो, और कॉलेज में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कमिटी रहता है उनको जाके शिकायत करो कि ये आदमी मेरे को ऐसा धमकी दे रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम सवर्णों को और संगठित होना पड़ेगा, तभी हम इस काले कानून से बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग इसका गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, लेकिन जो लोग जय भीम वाले हैं, जो लोग भीम आर्मी वाले हैं, जो लोग बामसेफ वाले हैं, जो नक्सली हैं, वो छात्र जरूर इसका गलत फायदा उठाएंगे और इसी का डर है हमको। और इस काले कानून में बहुत सारे ऐसे त्रुटियां हैं जिन खामियों का इस्तेमाल करके सवर्णों का जिंदगी सर्वनाश किया जा सकता है। तो इसीलिए संगठित होकर, सतर्क होकर, एक दूसरे की मदद करते हुए, अपने आप को बलवान बनाकर, और लड़कियां जो हैं उनको और भी सावधान होना पड़ेगा। कल तक तो वो सिर्फ लव जिहादियों से बचते थे, अभी उनको भीम जिहादियों से भी बचना पड़ेगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करके, धैर्य का इस्तेमाल करके तुमको पढ़ाई करते समय भी, और ये एक तरीके का मौका है कि पढ़ाई करते समय ही हमको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, तो तभी हम बच सकते हैं। इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है, इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। इससे तो घटिया कानून कांग्रेस ला रहा था, वो एंटी कम्युनल टेंशन एक्ट, जिसमें इतने सारे प्रावधान थे कि मतलब घर के अंदर कोई मुस्लिम अगर घर लेवे तो उसको घर से निकाल नहीं सकते, मुस्लिम को तुम नौकरी में लोगे तो उसको निकाल नहीं सकते, निकाल दोगे तो तुम जेल में जाओगे। दंगे के टाइम पे अगर तुमने किसी आत्मरक्षा में मुस्लिम पे हमला किया, या किसी मुस्लिम ने साधारण समय में भी तुम पर हमला किया, तुमने उसको मारा, तो हिंदू को जेल हो जाएगा। इस तरीके के प्रावधान थे भाई, वो तो जानबूझ के बनाया गया था। ये कानून तो यूजीसी ने अपने आप लाया है, बिना बीजेपी के हस्तक्षेप के। ठीक है, अब बीजेपी ने अगर इसको कबूल किया है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अगर हम चौकन्ना रहें तो हमको कोई नहीं फंसा सकेगा इस कानून में। खुद अगर मजबूत हो और अगर सामाजिक स्तर पर संगठित होकर मजबूत हो, तो ये कानून हमारा कुछ, हम जनरल कैटेगरी वालों का घंटा कुछ कर सकता है। सोच के देखना। ओम हं हनुमते नमः।